मोदी जी को लाएंगे, तो भाई 1 लाख का टिकट खरीदो, मोदी जी को लाओ, भुगतो मोदी जी को। लेकिन इनके साथ साथ आम नागरिक जो है, जो मोदी का भक्त नहीं है, वो भी पिस रहा है, तो सब पिस रहे हैं। तो ये मोदी जी के 18-18 घंटे काम करने का नतीजा जो है वो देश के सामने आ रहा है। और असली मोदी मॉडल जो है राजीव जी, यही है। और मुझे तो राजीव जी लगता है कि वो गुजरात में जो कुछ हुआ था, वो सब भी मोदी मॉडल यही था। वो कराया हुआ नहीं था किसी का, और वो जो था वो नाकामी का ही नतीजा था। हमारे कुछ एनजीओ वालों ने उसको मर दिया कि मोदी जी ने जो है ये सब किया है, और मोदी जी को फालतू में हीरो बना दिया। अब समझ में आने लगा है, क्योंकि ये सारे जो काम हो रहे हैं राजीव जी, ये सारे तो ऐसे ही हो रहे हैं, तो ऐसे वो भी हुआ होगा। मोदी जी आराम से बैठे होंगे कि ठीक है, हो रहा है, होने दो, जब निपट जाएगा तो हमारा सब देख लिया जाएगा। तो यही अब सब जो है देखने में आ रहा है। तो कुल मिलाकर राजीव जी, ये मोदी जी की नाकामी जो है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी निश्चित तौर पर साबित होगी। और अब वो जो अंधभक्त थे, जो 500 रुपए का पेट्रोल खरीदने को तैयार थे, पर मोदी जी लाएंगे, अब 1 लाख का टिकट देखो, और 1 लाख का टिकट तो छोड़ दीजिए राजीव जी, मालूम चला कि साहब बनारस से चला है दिल्ली के लिए, और जाना है उसे बेंगलोर आगे जाने के लिए, कनेक्टिंग फ्लाइट है, कह दिया गया कि अब आराम करो, 3 दिन बाद फ्लाइट मिलेगी, वरना जाओ लौट के घर चले आओ। अब लौट के घर जाने की भी फ्लाइट नहीं है, तो पड़े रहो हवाई अड्डे पे। और आज तो एक और काम हुआ राजीव जी, कहा गया कि आपको लंच के लिए बाहर ले जा रहे हैं, लंच के लिए बाहर ले जाया गया, उस पर अंदर नहीं आने दिया गया, ये सब भी हुआ। आप देखिए किस तरीके की अफरा तफरी है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो चिल्ला रहा है कि मेरी बेटी जो है उसका नीचे से खून आ रहा है, उसे पैच कर दो। यानी ये स्थितियां हैं राजीव जी, कितने मतलब कहा जाए कि कारुणिक दृश्य जो है वो देखने को मिले। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी की नहीं है भाई, कोई तो जिम्मेदारी ले इसकी। अगर सरकार है देश में राजीव जी, तो जिम्मेदारी भी होगी। अभी मोदी जी ने पाठ पढ़ाया था हम सबको। ये मोनोपोली है, ये एक्चुअली राहुल गांधी जो बात बार बार कह रहे हैं। और अगर आप राहुल गांधी का एक वीडियो आज काफी वायरल है, जिसमें उन्होंने पहले कहा था कि मैं मोनोपोली के खिलाफ हूँ, मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूँ। ये बात राहुल गांधी ने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कही थी। और लोग पास वो वीडियो सुनवा भी सकते हैं राजीव जी, कि मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं, और अगर आप 1 या 2 व्यापारियों के हाथ में पूरा देश दे देंगे तो स्थितियां वही बनेंगी जो आज बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मुकेश जी, जरा आपके पास भी आना चाहता हूं। जरा इस मसले पे और ओवरऑल देखा जाए तो चुनाव आयोग की बात करते हैं हम, वहां भी एसआईआर का मामला, और अगर गुजरात का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कह रहा है कि 17 लाख मृतकों का नाम लिस्ट में है, तो भाई जो चुनाव हुआ रद्द करवा दो ना। गुजरात में पूरी की पूरी सीटें आप लेके चले गए, 26 की 26 सीटें जीत के चले आए। Hey, my name is Jerry Norton, and in the next 30... मुकेश जी की आवाज नहीं आ रही। इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, अनुमति कीजिए। जी आ रही है, अब आ रही है जी। राजीव, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मृतकों के नाम जो पाए गए हैं वोटर लिस्ट में गुजरात में, उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साल जो समरी रिवीजन होता है, ये एक एनुअल प्रक्रिया है। हर साल 1 जनवरी के डेट के हिसाब से वोटर लिस्ट को अद्यतन किया जाता है, यानी अप टू डेट किया जाता है। एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है, हमेशा से चली आ रही। तो अब ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नतीजा क्या रहा भाई? 1 साल, 2 साल, क्या 17 लाख लोग 1 साल में गुजर गए? ये बताता है कि जो चुनाव आयोग पहले जो है वो वोटर लिस्ट के अपडेशन का काम करता था, वो कितने घटिया तरीके से, कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से करता था। और उन्हीं चीजों को, वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो मतदाताओं पर थोपने के लिए आप एसआईआर ले आए। क्योंकि एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन, दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यही है कि इंटेंसिव रिवीजन में बीएलओ का यह काम होता था कि वो जाके इंश्योर करे कि हर व्यक्ति जो इंटाइटल है वोटर बनने के लिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। दूसरी तरफ एसआईआर में क्या है कि हर व्यक्ति जो चाहता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में हो, वो खुद अपने आप को एस्टेब्लिश करे कि हाँ साहब, मैं वोटर में लिस्ट में होने के लिए इंटाइटल हूं। ये बेसिक फंडामेंटल बड़ा डिफरेंस है एसआईआर और आईआर में ना। अब ये बताता है गुजरात का जो ये आंकड़ा है कि भैया तुम्हारा काम कैसा था। ज्ञानेश कुमार आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं,
उससे पहले वो चुनाव आयुक्त थे, राजीव कुमार जी थे। इन लोगों का काम कैसा था ये सब हमारे सामने दिख रहा है। अब रही बात चुनाव को रद्द कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि जिन मरे लोगों का नाम, मृत लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, उन सब लोगों के बदले वोट डाला ही गया है। इसको कहने के लिए हम लोगों के पास उतने आधार नहीं, उतने सबूत नहीं। रिकॉर्डिंग आपको मिल नहीं सकती, बाकी सारी चीजें स्क्रैप हो चुकी है, तो वो तो नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा? अब खाली बात होगी ये एकेडमिक डिबेट की और इस चीज की कि देश की जनता ये समझे कि उनका चुनाव आयोग कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करता आ रहा है। इसका यही एक सिंपल सा मकसद है, आंसर है। अब हम चले दूसरी ओर, जो आज की सबसे बड़ी खबर है और जिससे आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के करोड़ों लोग प्रभावित हैं, वो है ये एयरलाइंस का डिस्टर्बेंस, इंडिगो का डिस्टर्बेंस। क्योंकि खाली जो व्यक्ति ट्रेवल करता है वही नहीं डिस्टर्ब होता, वही नहीं प्रभावित होता, बल्कि उसके आसपास उसके परिवार और तमाम लोग भी ऐसी व्यवस्थाओं से बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। लिहाजा हम ये मान सकते हैं कि ये करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई समस्या थी, अचानक नहीं आई। माफ कीजिए, कोई आपदा नहीं थी। कंप्लायंस, जैसा अभी अमलेंदु जी ने कहा कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि साहब इस तरीके से नया ड्यूटी रोस्टर बनना चाहिए, ये कंडीशंस होनी चाहिए कि साहब इतनी देर का जो है वो क्रू को आराम मिलना चाहिए, इस समय रात की फ्लाइट होनी चाहिए, इतनी नंबर की रात की फ्लाइट होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। आपने एक डिसिप्लिन बनाया, आपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिए। उसके बाद सुपरविजन कौन करेगा? ये काम डीजीसीए का नहीं है कि उसके लिए कितनी तैयारी है, क्या 100% है, आधी अधूरी है। अगर समय रहते उन तैयारियों को, उन डायरेक्शंस का कंप्लायंस नहीं हुआ तो क्या होगा? और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि सरकार नाम की जो चीज होती है उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है। क्या सरकार सिंपली एक ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे दे और उसके बाद ये देखे नहीं, झांके नहीं कि हाँ साहब आपका उसका कंप्लायंस कैसा हुआ? अब प्रैक्टिकली देखिए कि जो इंडिगो एयरलाइंस है तकरीबन 2300 फ्लाइट रोजाना ऑपरेट करती है, उसके पास 400 विमान है। लेकिन उन 2300 फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए उसके पास आज की तारीख में जो अखबारों में डाटा छपा है ये करीब 2422 उसके पास पायलट है और फर्स्ट ऑफिसर उससे कम है, तो वो करीब है 2194 फर्स्ट ऑफिसर है। फर्स्ट ऑफिसर संख्या में ज्यादा है, पायलट संख्या में थोड़े से कम है। कितने कम है साहब? तो सिर्फ और सिर्फ 269 कम है। 269 टोटल संख्या के आगे बैठता है करीब 11%, 12%। यानी 11-12% अगर आपके पास कम स्टाफ है तो क्या इस तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जानी चाहिए थी? सरकार के पास उसका वैकल्पिक मॉडल क्या था? फर्ज कीजिए कि 10-11% फ्लाइट अगर प्रभावित हो रही है उसमें, या 25% प्रभावित हो रही है, भाई 75% तो चल सकती है ठीक से। अब रही बात की रिमेनिंग 25% से जुड़े हुए जो लोग परेशान हो रहे हैं, उसके लिए सरकार के पास क्या मॉडल हो सकता है? आप याद करें राजीव जी, जब भी देश किसी तरह की क्राइसिस में आता है तो क्या होता है? हम सेना को बुलाते हैं, एयरफोर्स को बुला सकते हैं विमानों के लिए, उनकी मदद ले सकते हैं। हम दूसरे एयरलाइन से कह सकते हैं कि साहब इन लोगों को टेम्पोरली कुछ पायलट प्रोवाइड करवा दीजिए। सारे लोग तो एक साथ नहीं जहाज उड़ा रहे होते ना। यानी हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए था जिससे ये लगता कि हाँ साहब सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रही है, एक क्राइसिस मैनेजमेंट कर रही। तो क्राइसिस मैनेजमेंट नाम की तो कोई चीज नहीं दिखी। ऑल ऑफ अ सडन आप आएंगे, कह देंगे जी नोट बंद। ऑल ऑफ अ सडन आप कह देंगे लीजिए साहब ये जो बंदी हुई थी कोरोना वाली लॉकडाउन, तो आपके काम करने का मेथड ये है। ऑल ऑफ अ सडन जो है वो आप कहेंगे कि साहब जीएसटी सबसे बड़ा रिफॉर्म था। ऑल ऑफ अ सडन आप कहेंगे लो जी बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया हमने, घटा दिया उसको। ऑल ऑफ अ सडन आप किसानों के लिए कानून लेके आएंगे, उसको विड्रॉ करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन आप संचार साथी ऐप लेके आएंगे, उसको विड्रॉ करेंगे। ये इनके काम करने का तौर तरीका है और देश की जनता को इसे समझना चाहिए। देश की जनता को ये समझना चाहिए कि जो इनके क्लेम है, सरकार के जो क्लेम है और जो डिलीवरी है, दोनों में इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा फासला क्यों है? और इन सबसे बढ़ के आप देखिए पिछले 11 साल में कोई ऐसा मौका आप बता दीजिए जबकि इस देश के प्रधानमंत्री ने किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई या त्वरित प्रतिक्रिया दी हो। एक मुद्दा आप बता दीजिए।
इनके इनके अंदर किस तरह की संवेदनशीलता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, ये अपने आप में ताज्जुब होता है। कभी आप किसी कंटेंशियस इशू पे, किसी भी ऐसे मुद्दे पर आपको ये कोई प्रतिक्रिया, कोई राय, कोई बातचीत करते हुए नहीं दिखे। कुछ भी हो, वो चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो इस तरह की मैन मेड आपदा हो, चाहे वो गवर्नेंस के फेलियर की आपदा हो, कभी नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि इनकी वोकैबुलरी में वो चीज ही नहीं है, इनके पास है ही नहीं। इनके पास कट्टा और ये भैंस चोरी और फलाने ठिकाने, इस तरह की वोकैबुलरी है इनकी। इनके पास वो नहीं है, स्टेट्समैन वाली अप्रोच नहीं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब नहीं फेस कर सकते। ही इज नॉट सो इन्फॉर्म्ड। मैं तो अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, 35 साल मैंने सरकारों को कवर किया है और बहुत एपेक्स लेवल पे कवर किया और संसद की कार्रवाई कवर की। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है, लेकिन नहीं है नरेंद्र मोदी के पास वो क्षमता कि वो एक सवाल का ऑफ हैंड सीधा जवाब दे सके। इसीलिए वो भागते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसीलिए वो भागते हैं उन तमाम बयानों से जो उनको देने चाहिए एक सरकार के मुखिया होने के नाते। वरना आप खुद सोच के देखिए, कोई चीज प्रभावित होगी, ठीक है 10%, 20%, और यहां ऐसा पैरालिसिस, कोई आदमी किस किस तरीके से उसको झेल रहा है, सरकार की कोई संवेदनशीलता दिख रही है? सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बुला करके एक मीटिंग बुला ली, मीटिंग में इंस्ट्रक्शन दे दिया। अरे क्या इंस्ट्रक्शन दे दिए भाई? उस इंस्ट्रक्शन से हालात के बेहतर होने की क्या स्थितियां सामने आई? आप लोगों को ठीक करना होगा। और फिर बात आती है उस मोनोपोली की, जो इससे जुड़ी हुई, जिसकी बात राहुल गांधी ने की है कि भाई आप सेक्टर में इस तरीके से मोनोपोली बढ़ा रहे हो। आप देखिए इस प्राइवेट एयरलाइंस के आने का जो सबसे दुखद और खराब पहलू देश के आम लोगों ने झेला है, वो ये है कि आपको फ्लाइट का किराया एक नया मॉडल ही लेके आ गए कि साहब जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे ही स्कार्सिटी क्रिएट होगी, वैसे वैसे आपका किराया बढ़ता जाएगा। ये विचित्र तरह का मॉडल है। अगर एयरलाइंस एक आदमी को किसी ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक 2,500 रुपए में ले जा सकती है, तो फिर उसे 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए चार्ज करने का मौका क्यों दिया जा सकता है? कैसे दिया जा सकता है? ये क्या है मैकेनिज्म? ये पूरी की पूरी प्राइसिंग थ्योरी अपने आप में फॉल्टी है और इसी ढंग से बनाई गई है कि हाँ जी, मौका देकर के चूसो, लोगों का खून चूसो, जनता का खून चूसो। बिजनेस है, व्यापार है, आप उसको प्रॉफिटेबल तरीके से चलाएं, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन उस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप कहीं एक्सटॉर्शन तो नहीं कर रहे हैं। इसे देखने वाला कौन होगा? क्या ये डीजीसीए का ऑब्लिगेशन नहीं है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का ऑब्लिगेशन नहीं है? तो फिर तुम कर क्या रहे हो वहां? सरकार एयरलाइन तो सब दूसरे लोग चला रहे हैं, तो तुम्हारी क्या जरूरत है? ले दे करके जो है वो एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बस्ती हुई, डाल दीजिए उसको सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर में। ये मिनिस्ट्री खत्म कीजिए। जब ये मिनिस्ट्री निकम्मी है, अपना काम कुछ कर ही नहीं सकती, तो क्या जरूरत है इसकी? Smart founders know something most people miss. Get your domain. मान हादसा हो जाता है डीजीसीए का, देख लीजिए आपके सामने क्या रिस्पॉन्स है। महीनों महीनों तक आपको पता ही नहीं चलता कि हाँ साहब इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन था, किसकी अकाउंटेबिलिटी थी। अरे भैया सच तो रखो लोगों के सामने, वो भी नहीं रखते। आप देखा आपने? तो ये जो तौर तरीका है काम करने का, देश की जनता को इसके बारे में आंखें खोलनी चाहिए, समझना चाहिए उनको कि उनको किस तरह की बातों से बरगलाया जाता है और जिसका जो महत्वपूर्ण काम है उस काम को क्यों नहीं किया जाता। सेम यही चीज आप देखिए संचार ऐप में क्या हुआ। आपका कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधे सीधे आपने जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया। किसको? जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, ये वो लोग हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं मोबाइल का वर्ल्ड लेवल पे ना। वहां पर आपने उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया खट से कि जी अब तुम्हारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे उसमें ये इनबिल्ट होगा। अरे भाई ऐसे कैसे होगा? उन कंपनियों ने जब ये खबर लीक की है, उन कंपनियों ने, रॉयटर्स ने बताया कि साहब इस तरीके से जो है हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हम इसको कंप्लाई नहीं करेंगे, तब जाके इनकी ये स्थिति हुई है कि इन्हें मजबूरन वापस लेना पड़ा है। बिल्कुल। वरना अगर वो कंपनियां राजी हो जाती तो ना तो किसी को खबर लगती, और आज भी अगर वो कंपनियां राजी हो जाए तो ये सरकार अपने कदम वापस न लेती, ये करती जासूसी भरपूर। तो ये इनके काम करने का जो तौर तरीका है, जो इनका ढर्रा है, ये बेहद दुखद है। और क्या कहें इसके बारे में? अब जैसे देखिए, आप बात हुई, शकील भाई ने कहा प्रोटोकॉल है लीडर ऑफ अपोजिशन का, आप उनको नहीं बुला रहे। कहा राष्ट्रपति भवन कौन लेता है इसका फैसला? इसका फैसला कौन लेता है? कैबिनेट सेक्रेटरी लेता है इसका फैसला, पीएमओ लेता है इसका फैसला जो है वो
जो जो राष्ट्रपति भवन का अपना स्टाफ है वो लेता है? कौन लेता है इसका फैसला? ये गृह मंत्रालय लेता है कि विदेश मंत्रालय लेता है? कौन लेता है? जी। और क्यों उन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है, इस बात का? और क्या ऐसा अंधेर हो जाएगा भाई, अगर एक परंपरा आपके यहाँ चली आ रही है, अच्छी हेल्थी परंपरा है। जी मुकेश जी, इस पे विस्तार से बात करने की जरूरत है। मैं चाह रहा हूं कि सेकंड राउंड में इस पे विस्तार से हम बात करें, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं दोनों एलओपी, राहुल गांधी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों को नहीं बुलाना, शशि थरूर को बुलाना, ये आप करना क्या चाहते हैं? सरकार चला रहे हैं आप, चुनी हुई सरकार है आपकी, आप सरकार में बैठ के राजनीति नहीं कर सकते। चर्चा करेंगे इस पे, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं। प्रशांत जी भी हमारे साथ आ गए। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रशांत जी, इंडिगो के मामले की हम बात कर रहे हैं। मामला सिर्फ इंडिगो का नहीं है, मामला जो है इस देश में आप अफरा तफरी का आलम क्यों निर्मित कर देते हैं? आप देखिए, चाहे नोटबंदी, मैं पहले कह चुका, आप जब नहीं थे तब, नोटबंदी का मामला हो, आप अचानक आनंद फानन रात को 8 बजे आते हैं, कहते हैं कि आज रात 12 बजे से 500 के नोट, 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसके बाद आप इतना ही नहीं, अपनी मां तक को लाइन में खड़े करके आप बताना चाहते हैं कि देखिए हम भी आपकी तरह ही लाइन में हैं। लेकिन इससे गौरवान्वित आप हो सकते हैं, गर्व आपको हो सकता है। दुनिया अगर उस लाइन में आपकी मां को लगे हुए देख रही थी तो दुनिया शर्मसार हो रही थी, और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी कैसी व्यवस्था है कि आप अपनी मां तक को लाइन पे लगा दिए। क्या आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते थे कि यहां लाइन में लोगों को ना लगना पड़े? जबकि भारत की आबादी 140 करोड़ है, कितने लोगों को लाइन में लगाएंगे आप? तो एक तो ये बात, उसके बाद आपने देख लिया जीएसटी में कितनी बैठकें हुई, और फाइनली अभी आप तालियां बजा रहे हैं कि हमने जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म कर दिया। इससे दिवाली से पहले आपने लॉकडाउन लगा दिया जिस ढंग से, और कोई उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। एसआईआर अचानक करवा दिए और इतने बीएलओ मारे गए, मर रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। उसके बाद आज देखिए क्या हालत है, कितनी परेशानियां हैं। तो मामला सिर्फ डीजीसीए या इंडिगो, फ्लाइट, ट्रेन, इसका नहीं है मामला। बात जो है, इस बात को जरा यहां समझने की, और आपके जरिए चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक साथी जो देख रहे हैं वो भी समझें और उस पर गौर फरमाएं कि आखिर आप इस देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, जहां जब मर्जी आए तब एक, अभी देख लिया आपने 2 दिन पहले संचार साथी ऐप फरमान जारी कर दिए। एप्पल ने कह दिया हम नहीं करेंगे जी। हम लोगों ने उस पर कई बार बातचीत की, आपने उसको वापस ले लिया। अमेरिका आंख दिखाता है, धौंस देता है कि आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना है, आपके सारे बैक हो जाते हैं। वही दोनों आपके साथी अडानी और अंबानी। उसके बाद पुतिन कहते हैं कि अमेरिका खुद अपने यहां का जो ऊर्जा संयंत्र है उसके लिए यूरेनियम हमारे यहां से लेता है। उनके पुतिन के कहने का मतलब क्या था? यही था ना कि आप मूर्ख बन रहे हैं, आप अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। क्या भारत को अमेरिका चला रहा है? वहां से फोन करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, आप बंद कर देते हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है, नहीं लेते हैं, और यहां आपके रक्षा मंत्री कुछ और बोलते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें मैं डॉट्स रख रहा हूं आपके सामने कि क्या परिस्थितियां बन गई हैं और इस देश की जनता को क्या सोचना चाहिए इस पे। प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात यह कि जो आप लोग कह रहे थे, मुकेश जी भी कह रहे थे अभी, कि गवर्नेंस का फेलियर है। गवर्नेंस आती ही नहीं है, और ये देश अभी भी पिछली सरकारों के बनाए हुए सिस्टम पे चल रहा है। रेलवे मिनिस्टर कोई भी ना हो तो भी ट्रेन चलेगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है हमारे दर्शकों को पता भी नहीं होगा। तो मतलब आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। और जैसे आपने कहा, अभी आप देखिए कि लेटेस्ट एग्जांपल अभी आप ही लोगों ने बताया कि संचार ऐप लाए बिना किसी कंसल्टेशन के फ्लॉप हो गया। और अभी आप देखिए कि जिसकी डेडलाइन आज खत्म हो गई, उम्मीद, जो वक्त का रजिस्ट्रेशन का ऐप वो है, वेबसाइट क्रैश हो गई जी। उसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो अब आज वो दूसरा रास्ता उन्होंने बताया कि रिव्यू ना आके। उल्टा बात यह है कि कोई सरकार की जवाबदेही नहीं है, ना मीडिया से है। मीडिया को आपने जेब में रख लिया, वो हिंदू मुसलमान कर रहा है।
सुबह से लेकर शाम तक विपक्ष को आप सुनते नहीं हैं, तो किसी प्रकार की कोई जवाबदेही सरकार की नहीं है। और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं नीचे विंडो में, ये कौन लोग हैं? ये कोई बहुत पैसे वाले नहीं है, ये मिडिल क्लास लोग हैं। जरा हम पता करें कि इसमें कौन लोग किस लिए जा रहे थे। कोई इम्तिहान देने जा रहा होगा, किसी के यहाँ मौत हो गई होगी, किसी को कोई बीमार होगा, किसी के यहाँ कोई बहुत अर्जेंट कुछ ऐसा मामला होगा कि पहुंचना है, किसी के यहाँ शादियां होंगी, कोई काम से जा रहा है। मध्यवर्गीय व्यक्ति हवाई जहाज से तभी जाता है जब कोई बहुत अर्जेंसी हो, और उसमें आप देखिए कि आपको अधिकांश जो उसमें भीड़ में लोग दिख रहे हैं वो मध्यवर्गीय लोग हैं। और हमारे एयरलाइन स्टाफ या एयरपोर्ट पे स्टाफ इतनी भीड़ को हैंडल करने के लिए सक्षम ही नहीं है, ना उनके पास सुविधाएं इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए या इनको सुविधाएं देने के लिए, बैठाने के लिए भी। तो पूरा एक नहीं, मामला इसमें थोड़ा वो जोड़ देना चाहिए। चूंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नाम खुला खत। आपके पास लोग न्याय के लिए आते हैं, आपकी टिप्पणियों के लिए और उस भेदभाव के लिए नहीं आते हैं। आपने रोहिंग्याओं को घुसपैठिया कह दिया। कुछ तो आपके पास रहा होगा जिसपे आपने घुसपैठिया कहा, या अगर नहीं है गवर्नमेंट में, तो फिर आप जज साहब हैं, आपकी जो मर्जी। लेकिन जो चिट्ठी लिखी जा रही है उस पर आपको गौर तो फरमाना पड़ेगा जी। और तो अगर वो घुसपैठिया ही है तो भारत सरकार ने कैंप क्यों लगाए उनके लिए जिसमें 40,000 रोहिंग्या लोग रहते हैं? My energy bill dropped from $150 to $50 by doing this. वो कैंप भारत सरकार ने लगाए हैं। और आपको ग्लोबल सिनेरियो के साथ चलना पड़ेगा। आपके लोगों को भी देश दुनिया के दूसरे देश घुसपैठिया कह सकते हैं। मतलब जजों से तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती, तवक्को नहीं है जजेस से भी कि वो भी क्या सुबह शाम गोदी मीडिया देखते हैं या उससे प्रभावित होते हैं। मुझे लगता नहीं ऐसा कि नहीं होना चाहिए। मोदी मीडिया आपके सामने जो केस है उसको देखिए, वो कम से कम देखें। फैक्ट ये है कि भारत सरकार ने रोहिंग्यास के लिए कैंप लगाए हुए हैं। जम्मू में भी, दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी है। तो वो आप भारत सरकार की नीति है। आप सरकार के वकील से पूछ लीजिए कि भाई क्या वो सब इलीगल है। एक भी, राजीव जी मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक भी एफआईआर नहीं है किसी रोहिंग्या के खिलाफ भारत में, एक भी, नॉट अ सिंगल। किसी पुलिस थाने में कोई एफआईआर नहीं। और सारे रोहिंग्या मुसलमान भी नहीं है। ये भी, अगर ये किसी के अंदर गलतफहमी हो तो ये भी बता दें कि रोहिंग्या बौद्ध भी होते हैं। तो सारे रोहिंग्या मुसलमान भी नहीं है। और वो अपने यहाँ के पॉलिटिकल रिजीम से सताए हुए लोग हैं। देश फैल देते पति जो वो कोई चार्टर फ्लाइट से यहाँ नहीं आए हैं। कोई फर्क वो बहुत ही बेचारे गरीब लोग हैं, भुखमरी के शिकार हैं। तो ये जो मोदी मीडिया के नैरेटिव अगर वोट में भी पहुंचने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल है इस देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया से इस देश को चलाना। और दुनिया, वैश्विक समुदाय के प्रति आपकी जवाबदेही है। भले ही आप यूएनएचसीआर में सिग्नेटरी नहीं है, भारत सिग्नेटरी नहीं है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ भारत जी, लेकिन आप सिग्नेटरी नहीं भी हैं तो भी आपकी यूनाइटेड नेशंस के प्रति जवाबदेही है। क्या भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो न्यूयॉर्क वहां पे है यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में, क्या वो कहेगा कि रोहिंग्या सब घुसपैठिया हैं? नहीं कह सकता वो। क्या भारत सरकार इसको कहेगी? तो अलग अलग
नैरेटिव आप मीडिया के जरिए चलाते रहे हैं। योगी अमित यहाँ शाह की पुलिस जो है मोदी फिलिस्तीन के ऊपर अगर कोई गांधी मीटिंग रहता हो रही हो तो उसपे वो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन का झंडा लगेगा, ये मोदी सरकार ने प्रस्ताव पास करवाया यूनाइटेड नेशंस में। तो सरकार की नीति कुछ और है, मीडिया नैरेटिव कुछ और है। सरकारी नीति चोरी करो बाजार लेकिन जो मुद्दे पर आते हैं कि आप इस भीड़ को देखिए, कैसे लोग हैं वो कैसी मुश्किलों में जा रहे हैं, उसमें देखिए बुजुर्ग लोग भी दिख रहे हैं। तो सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है और वो जवाबदेही मीडिया से बनती है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मीडिया जो है वो सरकार की जेब में इस बात की इनको अकड़ है कि जनता क्या कर लेगी हमारा। हम तो मीडिया में जनता जो बहुत नाराज होगी, यही लोग जाएंगे अपने घरों में और टीवी देखेंगे, टीवी में घुसपैठी चल रहा होगा, हिंदू मुसलमान चल रहा होगा, वो रिमोट लेके टीवी देखेंगे और जब चुनाव आएंगे तो वोट भी देंगे। बिल्कुल। ये से बड़ी समस्या तो यहाँ पे है। ये जो मध्य वर्ग है हमारा, वो मध्य वर्ग अपना विवेक खो चुका है। वो इतना ज्यादा प्रभावित व्हाट्सएप और मोदी मीडिया से है। और पुतिन की जो विजिट है उस पर मैं सेकेंड राउंड में बात करूंगा जी। वो ट्रंप के साए में विजिट हो रही है। ट्रंप के खौफ तो में दिल्ली में हारा पुतिन की भूकंप विजिट जरूर हुई है। सेकेंड जी, राउंड बात इस पे करेंगे। बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह के अभी चुप हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात की। ट्रंप के साए में, अगर ट्रंप के खौफ के साए में अगर ये विजिट हो रही है पुतिन की यहाँ हिंदुस्तान में, तो इसके क्या मायने हैं, क्या मायने निकाले जाएं, ये भी समझेंगे। आपके पास आता हूं जल्दी से, लेकिन शकील जी जरा आपके पास इस मामले पे आता हूं जहां मुकेश जी को रोका था मैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाना और शशि थरूर को बुलाना, क्या मायने रखा जाए, कैसे समझा जाए इसको? सरकार क्या करना चाहती है, क्या बताना चाहती है? या ये मान ले हम कि देश की जो सरकार है, देखिए पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स करके आप वहां पहुंच गए, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, आप संसदीय परंपरा का निर्वहन करेंगे, आप वहां शपथ लेते हैं और शपथ में ये नहीं कहते हैं कि मैं यहां आके राजनीति करूंगा। शपथ लेकिन पालन क्यों करूँ? आप कहते हैं कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा कसम खा के। आपके दायित्व संविधान से बंधे हुए हैं और वहां अगर आप यहां उन दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं तो इसके पीछे क्या है? और अगर राजनीति ही है तो इससे कितना डरा जाए आने वाले समय में, इस देश के लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है ये? शकील जी। पति जो देश बांग्लादेश से पति जो, पाकिस्तान पति, इंडिया पति जा, पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा, चला गया होगा। रूस का राष्ट्रपति कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अमेरिका इस पे निगाहें गड़ाए बैठा हुआ है, पूरा यूरोप इसको देख रहा है। यूक्रेन का उनके लिए सबसे बड़ा मामला है। तो वो इस वक्त ये देख रहे हैं कि भारत की जो सरकार है वो किस तरह से रूस के राष्ट्रपति के डिनर में अपने नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाती है, दोनों नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाती है। आखिर दुनिया जो इससे पहले हमेशा ये परंपरा रही है। भाई इनकी सरकार तो अभी आई है, इससे पहले तो कहते हैं 70 साल। तो 70 साल में जो प्रधानमंत्री हुए हैं हमेशा विपक्ष के नेताओं को बुलाया है। आज ये जो परंपरा शुरू कर रहे हैं, ये नई परंपरा, गंदी परंपरा, राजनीति भी नहीं है। ये तो छोटी हरकत है। ये तो राजनीति में भी ये नहीं होता है। ये तो कि आप जो है वहां आते, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे मिलाते तो चले आते अपने। इससे मोदी जी का कद कम हो जाता। लेकिन मोदी जी के साथ समस्या यही है कि अपना कद बड़ा करने के बदले तो दूसरों का कद छोटा करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की लकीर काटने की कोशिश करते हैं। यही नेहरू जी के साथ करते हैं वो, यही इंदिरा गांधी के साथ करते हैं वो, और अब यही वो राहुल गांधी के साथ भी करने लगे। मतलब राहुल गांधी आज की राहुल तो सेकंड महात्मा गांधी है, राहुल ग्रेट। कौन से डर लगने लगा है? हमारे ख्याल में सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतनी बड़ी उनकी छवि बना के रखी हुई है, तो वो जो है अंदर ही अंदर राहुल गांधी से खौफ खाते हैं। राहुल सत्य We're बोला Phoenix Energy, a family-owned oil company focused on unleashing American oil from North Dakota and Montana. We've already sold over 2.9 million barrels, creating steady jobs